कि अकबर का प्रताप के प्रति जो व्यवहार था वो डर का नहीं बल्कि एक विशाल साम्राज्य के शासक के रणनीतिक सम्मान और राजनीतिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। ये एक कुशल शतरंज के खिलाड़ी की चालें थीं, किसी डरपोक की नहीं। देखिए, अकबर को सिर्फ एक योद्धा या विजेता के रूप में देखना उनके व्यक्तित्व की जटिलता को कम करना है। वे एक असाधारण रणनीतिकार थे, एक साम्राज्य के निर्माता जिनका लक्ष्य क्या था? बिखरे हुए हिंदुस्तान को एक मजबूत राजनीतिक इकाई बनाना। अब इस बड़ी योजना में मेवाड़ का विलय निश्चित रूप से महत्वपूर्ण था, खासकर वो गुजरात जाने वाले व्यापार मार्ग और पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन क्या ये उनका एकमात्र या सबसे बड़ा लक्ष्य था? मुझे ऐसा नहीं लगता। उन्होंने प्रताप को अधीन करने के लिए, आप देखिए, तुरंत सेना नहीं भेजी। उन्होंने कई दूत भेजे। उनमें उनके सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक राजा मानसिंह भी शामिल थे। अब क्या ये डरपोक होने की निशानी है? नहीं, ये कूटनीति में उनके विश्वास को दिखाता है, बातचीत से हल निकालने की कोशिश, जो एक परिपक्व शासक की पहचान होती है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हाँ, लेकिन उसके बाद भी अकबर ने व्यक्तिगत रूप से मेवाड़ जाकर प्रताप के खिलाफ किसी बड़े अभियान का नेतृत्व नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि वे डर गए थे। देखिए, उस समय साम्राज्य के दूसरे हिस्सों, खासकर वो जो उथल-पुथल भरा उत्तर पश्चिमी सीमांत था, उस पर उनका ध्यान कहीं ज्यादा जरूरी था। एक सम्राट को अपने संसाधन, मतलब समय, सेना और अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति, इनका उपयोग बहुत सोच समझकर करना होता है। इसमें कोई शक नहीं कि वो प्रताप की दृढ़ता, उनके साहस का सम्मान करते थे, जरूर करते थे, लेकिन इस सम्मान को डर मान लेना, अकबर की जो व्यापक रणनीतिक दृष्टि थी, उसको नजरअंदाज करना है। वे प्रताप को एक जिद्दी बाधा जरूर मानते थे, जिससे निपटने के लिए उन्होंने सीधी भिड़ंत के बजाय राजनीतिक दबाव, घेराबंदी और अलगाव की नीति अपनाई। तो ये रणनीति है, डर नहीं। मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ कि अकबर एक महान रणनीतिकार थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इसे बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखती हूँ। आप कहते हैं कि मेवाड़ अकबर की विशाल योजना का सिर्फ एक हिस्सा था, तो फिर ये सवाल उठता है कि इस छोटे से हिस्से ने अकबर को इतना परेशान क्यों कर दिया? जरा सोचिए, अकबर की अपार सैन्य शक्ति, इतने संसाधन, उसके सामने मेवाड़ जैसा एक अपेक्षाकृत छोटा राज्य अगर झुकने से इनकार कर दे और सफलतापूर्वक प्रतिरोध करे, तो ये कोई साधारण बात तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं अकबर की जो अजेय छवि थी, उस पर सवाल उठाता है। बार बार दूत भेजना और खासकर मानसिंह जैसे इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को भेजना, ये सिर्फ एक कूटनीतिक औपचारिकता नहीं थी। ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि अकबर सैन्य टकराव के जो परिणाम हो सकते थे, या शायद उसकी जो कीमत चुकानी पड़ती, उसको लेकर थोड़े आशंकित थे। क्या वो जानते थे कि अरावली की पहाड़ियों में प्रताप से लड़ना महंगा पड़ेगा, न सिर्फ सैन्य रूप से बल्कि उनकी प्रतिष्ठा के लिए भी? हल्दी घाटी को ही लीजिए। हाँ, ठीक है, मुगल सेना ने युद्ध के मैदान पर कब्जा कर लिया, लेकिन क्या यही जीत का पैमाना होता है? वो न तो प्रताप को पकड़ सके, न ही उनके हौसले को तोड़ सके। प्रताप का सुरक्षित निकल जाना और फिर पहाड़ों से सालों तक वो जो छापामार युद्ध जारी रखा उन्होंने, वो अकबर के लिए एक बड़ी रणनीतिक नाकामी ही कही जाएगी। क्या इस घटना ने अकबर को प्रताप की सैन्य क्षमता, उनकी गुरिल्ला रणनीति की ताकत और उनके उस अदम्य संकल्प का एहसास नहीं कराया होगा? और हल्दी घाटी के बाद जब प्रताप लगातार मुगल चौकियों पर हमले कर रहे थे, मेवाड़ के हिस्सों को वापस जीत रहे थे, तब अकबर का व्यक्तिगत रूप से अभियान का नेतृत्व न करना, क्या ये वाकई सिर्फ उत्तर पश्चिम सीमा की व्यस्तता थी, या ये इस जिद्दी दुश्मन के साथ सीधे टकराव के जो अनिश्चित और शायद संभावित रूप से अपमानजनक परिणाम हो सकते थे, उनसे बचने की कोशिश थी? इसे आप शाब्दिक डर न कहें, पर यह अत्यधिक रणनीतिक हिचकिचाहट तो जरूर थी, जो अकबर की सामान्य आक्रामक नीति से मेल नहीं खाती। और आखिर में प्रताप का अपने जीवन काल में अपने खोए हुए अधिकांश क्षेत्रों पर फिर से कब्जा कर लेना, क्या ये साबित नहीं करता कि अकबर की रणनीति जो भी थी, उन्हें स्थायी रूप से दबाने में विफल रही? आपने दूत भेजने और अकबर के व्यक्तिगत रूप से शामिल न होने पर जोर दिया। मैं मानता हूं ये महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन इनकी व्याख्या अलग हो सकती है। दूत भेजना, विशेषकर मानसिंह जैसे व्यक्ति को, ये अकबर की राजनीतिक चतुराई थी। वो राजपूतों के बीच के जो आपसी संबंध थे, सम्मान की जो परंपराएं थीं, उनका इस्तेमाल कर रहे थे।
ये कमजोरी नहीं बल्कि मौजूदा सामाजिक राजनीतिक ताने बाने की उनकी समझ थी। जहां तक व्यक्तिगत रूप से न जाने की बात है, क्या ये वाकई इतना असामान्य है? अकबर एक सम्राट थे। उनका काम साम्राज्य की समग्र नीति और सुरक्षा तय करना था। उत्तर पश्चिम सीमांत पर उज़्बेक और अफगान विद्रोह, वो उस समय मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए कहीं बड़ा खतरा थे। उनकी जड़ें तो मध्य एशिया तक थीं। क्या एक सम्राट से ये उम्मीद की जाती है कि वो हर छोटे मोटे क्षेत्रीय प्रतिरोध के खिलाफ खुद तलवार लेकर कूद पड़े, खासकर तब जब उसके पास भरोसेमंद सेनापति हों? उन्होंने अपने बेहतरीन जनरलों को मेवाड़ भेजा, जो दिखाता है कि उन्होंने प्रताप को गंभीरता से लिया। जरूर लिया, लेकिन साम्राज्य के जो व्यापक हित थे उनको प्राथमिकता देना उनकी जिम्मेदारी थी। क्या आप ये नहीं मानती कि ये संसाधनों का एक तार्किक आवंटन था, डर नहीं? मैं मानती हूं कि एक सम्राट की व्यापक जिम्मेदारियां होती हैं और उत्तर पश्चिमी सीमांत का महत्व भी था, बिल्कुल था। लेकिन क्या प्रताप का प्रतिरोध महज एक क्षेत्रीय प्रतिरोध था? ये तो दशकों तक चला। जब लगभग सभी प्रमुख राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तब प्रताप का अकेले खड़े रहना वो सिर्फ मेवाड़ की स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं था, वो सीधे सीधे अकबर की शहंशाहे हिंद, वो जो सर्वशक्तिमान सम्राट की छवि थी, उसको चुनौती दे रहा था। हर गुजरते साल के साथ प्रताप का प्रतिरोध अकबर की प्रतिष्ठा पर एक लगातार सवालिया निशान लगा रहा था। तो क्या मेवाड़ पर नियंत्रण सिर्फ गुजरात के रास्ते सुरक्षित करने की रणनीति थी, या ये अकबर के लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का प्रश्न भी बन गया था? मुझे लगता है कहीं न कहीं ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुका था। और अगर ऐसा था, तो इस चुनौती का व्यक्तिगत रूप से सामना न करना, जबकि वो दूसरे अभियानों का नेतृत्व कर रहे थे, ये थोड़ा अजीब लगता है। उनकी वो पहाड़ी रणनीति और उनके सैनिकों के उस अटूट समर्पण से इतने आशंकित थे कि उन्होंने सीधे टकराव का जोखिम लेने के बजाय अपने सेनापतियों पर निर्भर रहना ही बेहतर समझा। क्या इसे डर नहीं तो कम से कम गंभीर आशंका कहा जा सकता है? प्रतिष्ठा का पहलू जरूर था, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। बिल्कुल, कोई भी शासक अपनी अजेय छवि को बनाए रखना चाहता है, लेकिन एक परिपक्व और अनुभवी शासक जैसा अकबर थे, वो प्रतिष्ठा को अपनी रणनीतिक गणनाओं पर हावी नहीं होने देते। वो जानते थे कि प्रताप को अरावली की पहाड़ियों में निर्णायक रूप से हराना कितना मुश्किल और कितना महंगा साबित हो सकता है। हल्दी घाटी ने यह स्पष्ट कर दिया था, युद्ध क्षेत्र पर कब्जा करना एक बात है और दुश्मन के प्रतिरोध की इच्छा शक्ति को कुचलना बिल्कुल दूसरी। अकबर ने शायद यह हिसाब लगाया होगा कि प्रताप को पूरी तरह कुचलने के लिए जितने संसाधन और समय की जरूरत होगी, उसका असर साम्राज्य के दूसरे, शायद ज्यादा महत्वपूर्ण मोर्चों पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सीधे टकराव की भारी कीमत चुकाने के बजाय घेराबंदी, आर्थिक दबाव और प्रताप को राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की वो जो लंबी अवधि की नीति थी, वो अपनाई। ये एक तरह का लागत लाभ विश्लेषण था, डर नहीं। ये एक सक्षम और दृढ़निश्चयी विरोधी के प्रति रणनीतिक सम्मान और सावधानी थी। आप इसे अनावश्यक जोखिम से बचना कह सकते हैं, जो किसी भी समझदार कमांडर की निशानी है। लेकिन सावधानी और डर के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है, खासकर जब परिणाम व्यवहार में एक जैसे दिखें? आप इसे लागत लाभ विश्लेषण कहते हैं, मैं इसे संभावित नुकसान का डर कह सकती हूँ। अत्यधिक सावधानी, जोखिम से बचना, सीधे टकराव से परहेज, ये सारे शब्द अंततः इसी ओर इशारा करते हैं कि अकबर प्रताप के साथ सीधी लड़ाई के नतीजों को लेकर सहज नहीं थे। चलिए, हल्दी घाटी के परिणाम पर फिर से विचार करें। आपने कहा कि सामरिक जीत मुगलों की थी। मैं पूछती हूँ, क्या वो जीत अकबर के मानकों के अनुरूप थी? प्रताप का बच निकलना, उनका सालों तक वो छापामार युद्ध जारी रखना और अंततः अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग पूरे मेवाड़ पर फिर से अधिकार कर लेना, ये रणनीतिक रूप से किसके लिए ज्यादा निराशाजनक था? निश्चित रूप से अकबर के लिए। अगर अकबर की वो अप्रत्यक्ष दबाव और घेराबंदी की रणनीति इतनी ही कारगर थी, तो प्रताप इतने सफल कैसे हुए? क्या ये अकबर की रणनीति की सीमा या कहिए उसकी विफलता को नहीं दर्शाता? और क्या ये विफलता कहीं न कहीं प्रताप की क्षमता के प्रति अकबर की उस गहरी हिचकिचाहट, या जिसे आप सावधानी कहते हैं और मैं रणनीतिक भय कह सकती हूँ, उससे नहीं उपजी थी? प्रताप का अपने क्षेत्रों को वापस जीतना निस्संदेह उनकी असाधारण दृढ़ता,
उनके नेतृत्व कौशल और बदलती परिस्थितियों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है, ये स्वीकार करना होगा। बिल्कुल 1585 के बाद जब अकबर का ध्यान पूरी तरह से उत्तर पश्चिम पर केंद्रित हो गया और वो लाहौर में ही रहने लगे, तो मेवाड़ पर मुगल दबाव स्वाभाविक रूप से कम हुआ। प्रताप ने इस अवसर का बहुत चतुराई से फायदा उठाया, लेकिन क्या इसे अकबर की रणनीति की पूर्ण विफलता कहना उचित है? शायद नहीं। अकबर की प्राथमिकताएं बदल गई थीं। साम्राज्य इतना विशाल था कि हर मोर्चे पर एक साथ समान तीव्रता बनाए रखना संभव नहीं था। हो सकता है अकबर ने यह मान लिया हो कि प्रताप को पूरी तरह खत्म करने की जो लागत है वो उस समय के अन्य बड़े रणनीतिक लक्ष्यों की तुलना में बहुत ज्यादा थी। उन्होंने शायद प्रताप को एक नियंत्रित की जा सकने वाली, यद्यपि कष्टदायक बाधा के रूप में स्वीकार कर लिया। यह प्रताप की क्षमता का व्यावहारिक आकलन और सम्मान था, लेकिन जरूरी नहीं ये डर हो। डर एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है जो अक्सर तर्कहीन होती है। अकबर के कार्य, चाहे वो हमें आज अपूर्ण लगे, फिर भी एक सोची समझी रणनीतिक गणना के परिणाम लगते हैं। मैं मानती हूं कि डर शब्द शायद कुछ ज्यादा सरल है और भावनाओं को पकड़ना मुश्किल है इतिहास में। लेकिन अगर हम इसे शाब्दिक कांपने वाले भय के बजाय एक गहरी रणनीतिक हिचकिचाहट के रूप में देखें, मतलब एक ऐसे शक्तिशाली, अप्रत्याशित और बेहद सम्मानित विरोधी का सामना करने से बचने की प्रवृत्ति जिसके साथ लड़ाई का परिणाम अनिश्चित हो, तो ये शायद अकबर के व्यवहार की अधिक सटीक व्याख्या कर सकता है। अकबर जैसे महत्वाकांक्षी सम्राट जिन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों और राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, उनका प्रताप के मामले में इतना संयमित, इतना परोक्ष और इतने लंबे समय तक चलने वाला रवैया अपनाना वो उनकी सामान्य कार्यशैली से थोड़ा अलग लगता है। वो निश्चित रूप से जानते थे कि प्रताप से सीधा युद्ध लंबा खिंचेगा, परिणाम अनिश्चित होगा और इसमें उनकी सेना और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा दोनों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। ये जो सम्मानपूर्वक टालना था, जैसा कि कुछ इतिहासकार इसे कहते हैं, क्या ये व्यवहारिक रूप से उस गहरे आदर और सतर्कता का ही दूसरा नाम नहीं है जिसे डर के बहुत करीब माना जा सकता है, खासकर जब एक सम्राट की अजेयता की छवि दांव पर लगी हो? तो हम शायद इस बात पर सहमत हो सकते हैं कि अकबर प्रताप की सैन्य क्षमता, उनकी नेतृत्व क्षमता और उनके अटूट संकल्प का अत्यधिक सम्मान करते थे। वे उन्हें एक असाधारण विरोधी मानते थे, शायद अपने समय के सबसे कठिन विरोधियों में से एक। मेरा मूल तर्क ये है कि अकबर ने इस सम्मान और इसके कारण जो सावधानी उत्पन्न हुई, उसको अपनी व्यापक साम्राज्यवादी रणनीति के ढांचे के भीतर प्रबंधित किया। सीधे टकराव से बचना इस रणनीति का एक विवेकपूर्ण गणनात्मक हिस्सा था, न कि भय से प्रेरित प्रतिक्रिया। उन्होंने अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उन मोर्चों पर केंद्रित किया जहां उन्हें साम्राज्य के लिए अधिक तत्काल और महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ दिखाई दे रहा था। और मेरा निष्कर्ष ये है कि ये विवेकपूर्ण विकल्प और सम्मानपूर्वक टालना वास्तव में उस गहरी रणनीतिक हिचकिचाहट और संभावित जोखिम के गंभीर आकलन से प्रेरित था, जिसे हम अत्यधिक सतर्कता या रणनीतिक भय का नाम दे सकते हैं। प्रताप को पूरी तरह से झुकाने में अकबर की विफलता और प्रताप का अंततः अपने अधिकांश राज्य को पुनः प्राप्त कर लेना इस विशेष मामले में अकबर की शक्ति और रणनीति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, भले ही इसके पीछे के कारण जटिल और बहुस्तरीय हों। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों और घटनाओं की व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोणों से की जा सकती है। सम्राट अकबर के मन में वास्तव में क्या चल रहा था, उनकी असली भावनाएं या गणनाएं क्या थी, यह निश्चित रूप से जानना शायद इतिहास की सीमाओं से परे है। मेरा पक्ष यही है कि उनका दृष्टिकोण रणनीतिक और विवेकपूर्ण था, जिसमें प्रताप की क्षमता का गहरा सम्मान शामिल था, लेकिन मेरे विचार में वो डर नहीं था। और मेरा अब भी यही मानना है कि अकबर के कार्यों में, विशेष रूप से प्रताप के साथ सीधे और निर्णायक टकराव से लगातार बचने के उनके प्रयासों में, गहरे सम्मान के साथ साथ एक स्पष्ट रणनीतिक हिचकिचाहट या कहें तो भय का तत्व भी मौजूद था, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। अकबर और महाराणा प्रताप की यह गाथा वास्तव में भारतीय इतिहास का एक अत्यंत जटिल, प्रेरणादायक और बहुस्तरीय अध्याय है। आज की हमारी ये चर्चा तो इस कहानी के केवल एक पहलू, अकबर के संभावित भय को ही छू पाई है। उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री में निस्संदेह और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जा सकता है, समझा जा सकता है और जिस पर विचार विमर्श किया जा सकता है। बिल्कुल सही कहा।
अंततः ये हमारे श्रोताओं पर निर्भर करता है कि वे प्रस्तुत तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर किस दृष्टिकोण को अधिक तर्कसंगत और विश्वसनीय मानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही महान शख्सियतों ने, अकबर ने अपने विशाल साम्राज्य के निर्माण और शासन के माध्यम से और महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता, स्वाभिमान और प्रतिरोध के उस अद्वितीय संघर्ष के माध्यम से भारतीय इतिहास पर एक ऐसी अमिट छाप छोड़ी है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।